बोर्ड परीक्षा 2023 हाई स्कूल विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा 2023 में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र और उसका संपूर्ण हल आज हम लोग हल करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल जो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा हो रही है उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो पहले की भांति और 70 नंबर की लिखित परीक्षा हो रही है। और इस साल एक नया पैटर्न बदलाव हुआ है जिसमें 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र हर सब्जेक्ट में दिया जा रहा है और उस प्रश्न पत्र को OMR शीट पर आपको उसका उत्तर काले बाल पॉइंट से भरना होगा। इसके पहले सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को अपनी कॉपी पर उसका उत्तर लिखा जाता था, लेकिन इस साल एक नया पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें हमको एक OMR शीट मिलेगी जिस पर हमको 20 बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को OMR शीट पर गोला करना होगा जो राइट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न पत्र। खंड आपको समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंकों का है। यह विज्ञान प्रश्न पत्र 50 नंबर का आपको लिखित होगा। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। गाड़ियों में प्रयोग होने वाला दर्पण है। जो दर्पण प्रयोग होता है गाड़ियों में, एक आगे एक साइड में, लेकिन यहाँ साइड में न आगे नहीं दिया है, केवल ये दिया है कि गाड़ियों में प्रयोग होने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, व्यावतल। यहाँ अगर देता आगे या साइड में तो एक दर्पण की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि गाड़ियों में प्रयोग होने वाला दर्पण है, तो ये दर्पण जो होता है दोनों दर्पण प्रयोग होता है, एक अवतल दर्पण भी और एक उत्तल दर्पण भी। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है मोटर वाहन में ड्राइवर की साइड में जो पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए जो दर्पण होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो गाड़ी के हेडलाइट जो होती है, आगे वाली जो हेडलाइट होती है जिससे सड़क पर हम देखते हैं, उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक क्लियर नहीं किया है कि साइड में या आगे, तो हम राइट आंसर लगाएंगे दोनों। गाड़ियों में प्रयोग होने वाला दर्पण जो है उत्तल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी। उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड में प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण जो होता है गाड़ियों के आगे शीशे में, जिससे सड़क पर देखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अब इसको हम OMR शीट पर कैसे भरेंगे देखते हैं। देखिए, आपके सामने एक OMR शीट है जो दिया गया है। यह विज्ञान की परीक्षा, साइंस की परीक्षा जो बोर्ड यूपी बोर्ड 2023 में जो विज्ञान की परीक्षा होगी वह 27 फरवरी 2023 को होगी। देख रहे हैं परीक्षा की जो तिथि दिया है DD MM YYY, 4 बार Y दिया है, मतलब ईयर दिया है साल 2023। MM का मतलब मंथ 02 फरवरी और दिन का मतलब 27। विषय को भरेंगे साइंस। ये लड़की का नाम है जो इसको भरी है मोनिका पांडे। रोल नंबर आपको दिया गया है 122236 495। देख रहे हैं कि 1 के नीचे 1 को रंगेंगे, 2 के नीचे 2 को रंग रहे हैं। इसी तरह हर संख्या के नीचे, जैसे 6 है तो 6 के नीचे वाला कॉलम में 6 को रंगेंगे, 4 के कॉलम में 4 को रंगेंगे। 9 जो रखा गया है लास्ट में 9 5, तो 9 के नीचे जो सबसे नीचे लास्ट 9 है उसको हम रंगेंगे। इसी तरह सब अंक को 5 के नीचे 5 को रंगेंगे। और जो विषय कोड होता है साइंस का 931 होता है, यहाँ गलत भरी है।
जो विषय कोड होता है साइंस का 931 होता है स्कूल का, जो कि यहाँ गलत भरा गया है, 931 रहेगा। और परीक्षा अर्ली सही है, क्लास 10 सही है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड के समय ही मिलता है। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड उसको भरना होगा। ये 3 के नीचे 3 को रंगे हैं, 2 के नीचे 2, ये सब सही है, लेकिन गलत यहाँ कर दिए हैं। विषय कोड में जो साइंस का विषय कोड होता है 931 होता है। हर विषय का अपना अलग अलग कोड, जैसे हिंदी का 901, गणित का 928, विज्ञान का 931, कला का 936। तो इस प्रकार है। और नीचे यहाँ देख रहे हैं सबसे लास्ट में ये प्रश्न दिए हैं कितने, 20 क्वेश्चन दिए हैं, और सभी क्वेश्चन को 4 विकल्प दिए हैं, ABCD। तो जिस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा उसी को हम रंगेंगे। जैसे पहले का C सही था दोनों, तो C को हमने यहाँ रंग दिया है, पहले का C। इसी तरह प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो जिसका आंसर विकल्प सही होगा उसको हम काला गहरे से, काला बाल पेन से घेर देंगे, गोला बना देंगे। और नीचे देख रहे हैं कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जहाँ दिया है वहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे ऊपर। और बगल में दिया है कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक जो गार्डी करेगा आपकी परीक्षा में वो साइन करेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। संख्या दूसरा दिया है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए एक सीमा पृष्ठ है और कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण है जो लंबवत पड़ रही है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। संख्या दूसरा दिया है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। देखिए एक सीमा पृष्ठ है और कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण है जो लंबवत पड़ रही है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। अब प्रश्न को देख रहे हैं कि पहला माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है और सीधे एक लंबवत रेखा है जिसे लंब कहेंगे, और नीचे एक सीमा पृष्ठ दिया है जो कि पहले और दूसरे माध्यम को अलग कर रहा है। तो कह रहा है लंबवत जब पड़ेगी, तो लंबवत जब पड़ेगी तो सीधे निकल जाती है, अर्थात 0 अंश कोण 0 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से कि सीमा पृष्ठ देख रहे हैं आप, और एक किरण पड़ रही है प्रकाश किरण, उसको आपतित किरण कहेंगे, और नीचे एक किरण मुड़ रही है उसको अपवर्तित किरण। और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण I, और उसी तरह अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बन रहा है अपवर्तन कोण R, ये बन रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो किरण है वह क्या जा रही है, लंबवत पड़ रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत। तो उस कंडीशन में जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात 0 डिग्री होगा कोण। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए अपने सीधे निकल जाती है, अर्थात उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। अतः अभिलंब से आपतन कोण I बराबर 0 डिग्री होगा तथा अपवर्तन कोण R भी 0 डिग्री होगा। देख रहे हैं प्रश्न में दूसरे का पहला विकल्प सही है, 0 डिग्री। कब होगा, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो उस समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसका दूसरे का पहला सही है। अब प्रश्न संख्या तीसरे का देखेंगे। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चालक, कुचालक, अर्धचालक आप पढ़े हैं। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक ऑप्शन दिया है 3, सोना, प्लेटिनियम, चांदी, तांबा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए चालकता या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो जिसे कहते हैं, के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। तो चालकता बराबर हो जाएगा 1/रो। अब हम R बराबर होता है
रो इंटू यल अपान ए। यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो आर ए बराबर रो यल। अब रो का मान हो जाएगा आर ए अपान यल। अब इसका मान ऊपर पुट कर देंगे, रख देंगे। चालकता बराबर हो जाएगा 1/RA/यल। यल चला जाएगा ऊपर, इस प्रकार हो गया यल/RA। यल क्या है? लंबाई। आर क्या है? प्रतिरोध। ए क्या है? क्षेत्रफल। अब चालकता बराबर हो जाएगा यल/RA को लिख सकते हैं 1/RA, 1/R, कोष्ठ में यल/A। अब आर जो है प्रतिरोध है, 1/में है, इसलिए ओम माइनस हो जाएगा। यल लंबाई है, मीटर। क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट गया, अर्थात इसका मात्रक निकल गया ओम माइनस मीटर माइनस। ओम माइनस को हम महो भी कहते हैं, महो। तो महो मीटर -1। इसका एक मात्रक हो गया ओम माइनस मीटर माइनस, या महो मीटर, महो प्रति मीटर, या इसका एक मात्रक होता है सीमेन प्रति मीटर। तो इसका 3 मात्रक आ गया, ओम प्रति ओम मीटर, या महो प्रति मीटर, या सीमेन प्रति मीटर। इस प्रकार चालकता का मात्रक हम जाने, और चालकता की इकाई भी जाने, और सूत्र भी जाने। अब इसको हम देखेंगे कि किसकी चालकता अधिक होगी। चांदी की जो चालकता होती है वो 6.30 इंटू 10⁻7 सीमन प्रति मीटर होता है। इसी तरह तांबे की चालकता होती है 5.96 × 10⁻7 सीमन प्रति मीटर, और सोना की चालकता होती है 4.10 इंटू 10⁻7 सीमन प्रति मीटर, और एल्युमिनियम की चालकता होती है 3.5 × 10⁻7 सीमन प्रति मीटर, और प्लेटिनियम की चालकता होती है 9.43 इंटू 10⁻6 सीमन प्रति मीटर, और सिलिकॉन की चालकता होती है 1.56 × 10⁻³ सीमन प्रति मीटर। अब चालकता का क्रम जो है सबसे अधिक चांदी में होता है, फिर तांबा में, फिर सोना में, फिर एल्युमिनियम में, फिर प्लेटिनियम में, फिर सिलिकॉन में। ऑप्शन में दिया है चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, और क्रम यहाँ देख रहे हैं कि चांदी है, तांबा है, फिर सोना है, फिर एल्युमिनियम है, फिर प्लेटिनियम है, फिर सिलिकॉन है। अब प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है। तीसरा दिया है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सी। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। संख्या चौथा है, प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। क्या रिजल्ट है? बर्फ ठंडा महसूस होना, तारों का रात में टिमटिमाना, कोई नहीं, पेरिस्कोप। देखिए अपवर्तन का कारण जो राइट आंसर है तारों का टिमटिमाना। जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, बाल्टी भरे पानी में सिक्के का तली से ऊपर उठा दिखाई देना, या बाल्टी में पड़ी हुई सीधी छड़का मुड़ा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारों का रात में टिमटिमाना। संख्या चौथा में जो पूछे था कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या उदाहरण, तो तारों का टिमटिमाना, सूर्य का क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, बाल्टी भरे पानी में सिक्का का तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और पानी में डूबी हुई सीधी छड़का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सब उदाहरण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। अब हम देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में सही संबंध है, यानी E बराबर IT, या T बराबर QI, I बराबर QT, या Q बराबर ITN। देखिए n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की पर आवेश, I क्या है? धारा, T क्या है? समय, Q क्या है? आवेश। अब इसमें सही संबंध क्या है? तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, या I बराबर Q/T। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो Q बराबर IT। हम जानते हैं कि Q जो आवेश है वो बराबर होता है NE के। अब इसमें मान पुट करेंगे तो NE बराबर IT।
जहाँ आई क्या है, धारा करेंट, टी क्या है, टाइम समय, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आई टी बराबर एन ई। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला आंसर है यानी ई बराबर आई टी, यही आंसर सही है। तो पाँचवें का क्या भरेंगे, हम ए भरेंगे। अपने ओ एम आर शीट पर पाँचवें के ए जो है, ए को गोला करेंगे जो सही आंसर है। देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ए सही था, तो ए को हमने गोला कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, वर्षा ऋतु में मतलब बरसात में आसमान में इंद्रधनुष बनना निम्न प्रकाशित घटना के कारण होता है। देखिए किस घटना के कारण जब बरसात होती है तो आसमान में इंद्रधनुष जैसी आकृति बनती है। प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण और उत्सर्जन। इसमें देखिए प्रकीर्णन तो होगा नहीं, अवशोषण होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं। अब बचता है परावर्तन या अपवर्तन। तो इसमें अपवर्तन नहीं दिया है। यह घटना जो होती है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसमें अगर नहीं दिया है तो परावर्तन को हम सही लगाएंगे। इसके बारे में हम विस्तृत अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो इंद्रधनुष बरसात में इंद्रधनुष का बनना होता है, यह जो घटना होती है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक बार वायु से जल में, दूसरी बार जल से वायु में और वायु में जल में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनता है, यह अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्योंकि उसमें ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया है, परावर्तन दिया है, तो हम परावर्तन पर सही निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। यहाँ है लघु पथन। लघु माने छोटा, पथन माने मार्ग के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। अब हम पहले जाने कि व्हाट इज लघु पथन। लघु पथन क्या होता है। लघु पथन का मतलब होता है, वह लघु पथन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इस कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। इसको हम और समझें, जब विद्युतमय तार और उदासीन तार या भूमि तार जो जमीन में गड़ा जाता है उसको उदासीन न्यूट्रल बोलते हैं, दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बढ़ती है और प्रतिरोध लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो विद्युत धारा उपकरण से गुजरते हुए छोटा मार्ग रास्ता अपनाती है, अतः इसे हम लघु पथन या शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि लघु पथन में धारा का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। पहला क्वेश्चन 7वें का ए सही है, विकल्प नंबर 7वें का ए। प्रश्न संख्या 7वें का देख रहे हैं, ए ऑप्शन सही है, हमने ए को गोला कर दिया है। इसी प्रकार हम 20 क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे और जो सही उत्तर होगा उस गोले को उसको हम काला कर देंगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। क्या है, 3 है। बिलियन है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि अगर बिलियन का मान 7 है, पीएच मान क्या है, 7 है, तो बिलियन व उदासीन माना जाता है। अगर 7 से कम है, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो बिलियन होगा अम्लीय। और 7 से ज़्यादा है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, तो बिलियन क्या होगा, क्षारीय। यहाँ पीएच की वैल्यू 3 है, अर्थात 7 से कम है, अतः बिलियन क्या होगा, अम्लीय होगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का सी। अब हम 8वें का सी के गोले को हम काला पेन से उसको गोला बना देंगे। अब प्रश्न उठता है अगला, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम बताइए। देखिए आईपीएससी नेम एथिल अल्कोहल, हम जानते हैं कि अल्कोहल का जब आईपीएससी नेम बनाते हैं तो उस समय कार्बन की संख्या गिनकर उसमें आल शब्द जोड़ते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH, अर्थात कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, तो एथेन धन आल बराबर एथेनाल, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां का पहला ए। हैं कि एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH, अर्थात C2H5 भी लिख सकते हैं दोनों को। का आईपीएससी नेम एथिल अल्कोहल होगा। जो साधारण नाम है, साधारण नाम जो होता है एथिल अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल का आईपीएससी नाम बनाते समय कार्बन की संख्या गिनेंगे। देखिए इस CH3CH2OH में कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 को हम क्या कहेंगे? एथेन, और उसमें जोड़ेंगे आल, एथेनॉल। इस प्रकार CH3CH2OH का आईपीएससी नेम क्या हो गया? एथेनॉल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सोल्डर है, क्या है? लेड माने सीसा और टीन का मिश्रण, SB और PB का मिश्रण, SI और S का मिश्रण, SN और SB का मिश्रण। देखिए सोल्डर जो होता है एक मिश्र धातु होता है, लेड माने सीसा और टीन का, जिसमें 50% लेड और 50% टीन का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का पहला। सोल्डर एक मिश्र धातु है और इसमें लेड जो है, सीसा जो है PB 50% और टीन SN जो है टीन है वो 50%, दोनों मिलाकर सोल्डर धातु बनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ए। कि सोल्डर एक मिश्र धातु है, या टीन तथा लेड का मिश्र धातु है, या एक प्रकार का सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं इसको, और जिसमें टीन 50% और लेड सीसा 50%। यह किस राइट आंसर हो जाएगा पहला। इस प्रकार 10वां का हम क्या भरेंगे? पहला जाए। प्रश्न संख्या 11 को हम देखेंगे कि निम्न में से दुर्बल अम्ल वीक एसिड है, या Cl जो होता है प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रबल होता है। जो दुर्बल अम्ल होता है वह CH3COOH एस्टिक अम्ल होता है। देखिए दुर्बल अम्ल की यहाँ परिभाषा हम जानेंगे। वीक एसिड अंग्रेजी में कहते हैं वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H+ आयन तथा ऋण आयनों में, या धन आयन तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जब CH3COOH को जल में घोलेंगे तो देखिए एक ऋण और धन में CH3COO- और H+ आयन में टूट जा रहा है, तो एस्टिक एसिड क्या हुआ? दुर्बल अम्ल हुआ। और दुर्बल अम्ल हम देख लेते हैं कौन कौन होता है। फार्मिक एसिड देखिए होता है जिसका सूत्र है HCOOH। बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ऑक्जेलिक एसिड COOH ट्वाइस, या दोनों को मिला देंगे तो C2H2O4। हाइड्राफ्लोरोइक एसिड HF। नाइट्रस एसिड HNO2। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो यह सब क्या है? एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टिक अम्ल CH3COOH, जो कि तीसरा विकल्प सही है, सी। क्या 12 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कि PbNO3 होगा, कि PbNO3 ट्वाइस होगा, कि PbNO2 ट्वाइस होगा, कि PbO होगा? लेड नाइट्रेट का सूत्र देखते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट का जो राइट आंसर होना चाहिए PbNO3 ट्वाइस होना चाहिए। लेड जो सीसा होता है उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 82 होता है। लेड जो होता है परिवर्ती संयोजकता वाला तत्व कहलाता है,
अब परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व कौन होते हैं? ऐसे तत्व जो दो संयोजकता को प्रदर्शित करता है। लेड जो होता है उसकी संयोजकता +2 भी होती है और +4 भी होती है। इस प्रकार लेड को हम कहते हैं परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व। परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व किसे कहते हैं? जो एक से अधिक संयोजकता रखता हो या प्रदर्शित करता हो, ऐसे तत्व को हम कहते हैं परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व। जैसे लेड, लेड की संयोजकता 2 भी होती है और कहीं 4 होती है। देखिए इसको हम नीचे देख रहे हैं, जैसे PbO, लेड ऑक्साइड में Pb की संयोजकता +2 होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो यहाँ पर PbO देख रहे हैं कि Pb की संयोजकता +2 ऊपर लिखते हैं, किसी तत्व की संयोजकता उसके ऊपर +2 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो 2 से 2 कट गया। अब PbO बना है उसका जो सूत्र है लेड ऑक्साइड का, तो इसमें लेड ऑक्साइड के सूत्र में Pb की संयोजकता कितनी हुई? +2। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल PbO2, जिसे कहते हैं लेड डाई ऑक्साइड। इसमें जो Pb की संयोजकता होती है +4 होती है। कैसे? देखिए Pb के ऊपर है +4 और O के ऊपर है -2। अगर हम 2 से भाग दे देंगे दोनों में तो Pb के ऊपर हो जाएगा +2 और O के ऊपर हो जाएगा -1। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, Pb के ऊपर जितनी संयोजकता है Pb में गुणा करेंगे तो Pb और O के नीचे जो Pb की संयोजकता +2 है नीचे लिखेंगे, तो अर्थात PbO2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, अर्थात अब हम देखते हैं कि जो लेड होता है उसका एटॉमिक नंबर 82, तो उसको हम जब तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p 6p2। तो इस प्रकार अब हम पूछेंगे कि लेड की संयोजकता 2 प्रदर्शित करता है, लेकिन नाइट्रेट की संयोजकता क्या होती है? लेड की संयोजकता तो +2 भी होती है +4 भी होती है। तो अगर हम लेड की संयोजकता +2 यहाँ लेते हैं इन केस ऑफ नाइट्रेट, तो देखते हैं नाइट्रेट की संयोजकता कितनी होगी। देखिए नाइट्रेट आयन में एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन परमाणु आपको दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 3। तो नाइट्रोजन को जो हम 15वें वर्ग में रखते हैं, जबकि ऑक्सीजन को 16वें वर्ग में रखा गया है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2 और नाइट्रोजन के पास कितना आवेश है? +5। अब देखिए NO3 का हम निकालेंगे, N का 1 5 +3, ऑक्सीजन कितना है? 3 3 और एक ऑक्सीजन को होता है -2, 3 दूनी 6। इस प्रकार नाइट्रेट की संयोजकता कितनी निकल गई? -1। अब हम अगर Pb के ऊपर +2 दो संयुक्ता को दर्शाएंगे, नाइट्रेट के पास ऊपर -1 संयुक्ता दिखा रहे हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो Pb के नीचे 1 आ जाएगा, NO3 के नीचे 2। इस प्रकार जो फार्मूला सूत्र बनेगा PbNO3 ट्वाइस। नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो बी सही होगा, PbNO3 ट्वाइस। अब प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। देखिए मेंडलीव की जो आधार सारणी पहले बनी थी वो परमाणु भार के आधार पर थी, लेकिन बाद में चलकर उसकी बहुत सी कमियां उसमें आई, तब उसने एक नया मॉडिफिकेशन, नया आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर आधारित होती है, न कि परमाणु भार पर। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा कोई नहीं। संख्या 14 को देखते हैं कि मानव में कपाल तंत्रिकाएं हैं 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 17 जोड़ी। देखिए कपाल तंत्रिकाएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कितनी जोड़ी उसमें होती हैं तंत्रिकाएं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से। देखिए मानव में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, पहले हम जानें कि तंत्रिका कितने प्रकार की होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे अंग्रेजी में कहेंगे CNS। सी से सेंट्रल माने केंद्रीय, एन से नर्वस माने तंत्रिका, यस से सिस्टम माने तंत्र। और दूसरा होता है परिधि तंत्रिका तंत्र, PNS। और PNS को हम दो भागों में बांटते हैं, कपाल तंत्रिका जो पूछा है और मेरु तंत्रिका। अब देखिए, कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से उत्पन्न युग्मित तंत्रिकाएं होती हैं और उन अंगों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न लक्षित अंगों को आपूर्ति देती हैं। हमारे शरीर में जो है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। 11वां का जो राइट आंसर होगा कि मानव में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 का बी। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 15। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? दुग्ध माने जिससे दूध निकलता हो। त्वची ग्रंथियां, तैल ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। अब 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में देखिए राइट आंसर कौन होता है। प्रश्न संख्या देख रहे हैं 15वां का कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा श्वेत ग्रंथियां, जिसे स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड माने ग्रंथि, स्वीट माने सफेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां निम्न स्थान पर पाई जाती है, जैसे आँखों की पलकों के पास, जननांगों के पास, गुदा के पास और चूचक निपल के पास, हथेली के पास, तलवा और बगल में। श्वेत ग्रंथियों के द्वारा शरीर के ताप का नियमन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वे श्वेत ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड। क्वेश्चन है 16वां। कोशिकी प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है? माइट्रोकांड्रिया, ATP, ग्लूकोज, पायरूवेट। चलिए इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसमें सही आंसर होगा ATP। कोशिकी प्रक्रमों में ऊर्जा जो मुद्रा होती है ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए ATP का फुल फॉर्म यहाँ नीचे दिया है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में भिन्न भिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। इसकी खोज जो ATP की है जर्मन के रसायनज्ञ थे कार्ल लोहमैन ने की थी। और ATP अणु जो होता है माइट्रोकांड्रिया द्वारा संश्लेषित है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। अब 1948 में अलेक्जेंडर टॉड ने ATP अणु को संश्लेषित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? अलेक्जेंडर टॉड 1948 में ATP अणु को संश्लेषित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुद्रा क्या होगा? ATP। ATP सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। प्रश्न है 17वां। स्तनियों के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही आंसर है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अब अगला प्रश्न संख्या 18। निम्न में कौन शीत रुधिर प्राणी है? शीत का मतलब होता है कोल्ड और रुधिर का मतलब ब्लड प्राणी है। तो इसमें बकरी, घोड़ा, शेर, मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली। इसको हम विस्तार से देखेंगे। चलिए इसको हम देख रहे हैं कि बकरी जो होती है गोट, वो नियत तापी स्तनधारी होती है और इसका जो रक्त होता है वो गर्म रुधिर होता है। घोड़ा भी क्या है? एक प्रकार से नियत तापी स्तनधारी है, इसका भी जो रुधिर है गर्म रुधिर। शेर भी जो है गर्म रुधिर होगा, हॉट ब्लडेड।
मछली जो होती है उसका जो शीत रुधिर होता है कोल्ड ब्लडेड होता है। किसका किसका शीत रुधिर प्राणी होते हैं? एक मछली, दूसरा है उभयचर मतलब जो जल तथा स्थल दोनों में रहता है, जैसे मेढक, उसका जो रुधिर है वो शीत रुधिर है, प्राणी है मेढक मछली। तीसरा है सरीसृप, जैसे सांप, मगरमच्छ। तो शीत रुधिर प्राणी कौन कौन से आए? सांप, मगरमच्छ, मेढक, मछली। ये सब क्या हैं? शीत रुधिर प्राणी हैं। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा मछली। यदि प्रश्न में शीत रक्त वाले जंतु में 4 ऑप्शन दे दिया कि मत्स्य, मछली, उभयचर में मेढक, सर्प, सरीसृप मगरमच्छ, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस चारों जो जंतु हैं इनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब ठंडा। इसलिए शीत रक्त वाले जंतु कौन कौन हुए? मछली, उभयचर, मेढक, सर्प और मगरमच्छ सरीसृप। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 19। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों है? दोनों कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी बनती है और अंतःस्रावी दोनों है? तो इसमें इसका राइट आंसर जो है अग्नाशय होगा। अग्नाशय इज राइट आंसर। अग्नाशय जो होती है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। संख्या 19वां का देख रहे हैं कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी है। तो इसमें अग्नाशय इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अग्नाशय जो है अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, और बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिकाओं के माध्यम से हार्मोन का स्राव करती हैं। जैसे यह रक्त जो है शर्करा को, अग्नाशय जो होती है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन इंसुलिन को स्रावित करती है। तो यह उस समय बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। अग्नाशय की जो खोज है चार्ल्स डन के हेरोफिलस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर हो गया अग्नाशय। प्रश्न संख्या 20वां है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले बीजों को प्रकट करता है? तो इसमें जो आर है, आर का मतलब राउंड, शुद्ध गोल, गोल राउंड माने गोल, जो आर है वो सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को, तो गोल बीजों का मतलब राउंड, तो 20 का डी ऑप्शन सही होगा। 21 को हम देखेंगे। एक न्यूमेरिकल है कि एक लेंस की क्षमता मतलब पावर 2D, डी माने डायोप्टर है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, वो भी प्लस है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस बताइए कि अपसारी होगा कि अपसारी होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि यह अपसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस है कि अपसारी माने अवतल लेंस है। अब लेंस की क्षमता P बराबर 2D डायोप्टर है। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फोकस दूरी मीटर में, या फोकस दूरी f बराबर 1 लेंस की क्षमता। तो f का मान निकालने के लिए लेंस की क्षमता दी है 2, 1/2, जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। क्योंकि लेंस की क्षमता जब डायोप्टर में होती है तो लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? मीटर में, अर्थात उत्तर आ गया 0.5 मीटर। यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अर्थात लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक है, यहाँ धन है, अतः यह लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस। इसे 3 नाम देते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस। अर्थात इसको जो राइट आंसर होगा वो अभिसारी लेंस होगा, और फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। इस प्रकार यह प्रश्न का सही आंसर हुआ
फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर और यह लेंस उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी का मान पॉजिटिव है, धनात्मक। प्रश्न संख्या 22 का हम देखेंगे अथवा वाला। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर -1.6 × 10⁻−19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर निकालेंगे Ne। N का मान है 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E पर मतलब है 1.6 × 10⁻−19। इस प्रकार 16 5 80, 8 × 10⁻−19 कूलम ऋणात्मक होगा और इसकी प्रकृति जो होगी ऋणात्मक होगी। लिए देखिए सवाल जो था, एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, आवेश की मात्रा प्रकृति पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 5 का गुणा करेंगे तो 16 5 80 -8 × 10⁻−19 कूलम। तो आवेश निकल गया -8 × 10⁻−19 कूलम। आवेश का मात्रा कूलम। अब प्रकृति क्या होगी, यहाँ ऋण चिन्ह है इसलिए प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश। और प्रश्न संख्या को हम देख रहे हैं 23वां क्वेश्चन। संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए और बीच के बीच विभवांतर और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। प्रश्न को हम ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ ए नीचे ए और बी है और ऊपर दिया है कि 3 ओम का प्रतिरोध है और जो वोल्ट है यहाँ देना चाहिए विभवांतर का मान, तो यहाँ भी का मान 10 वोल्ट देना चाहिए। तो अब अगर हम देख रहे हैं नीचे ए और बी दिया है, तो जो प्रतिरोध है जुड़े हैं 2 और 2 ओम ऊपर वाले वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और नीचे वाले 2 ओम और 2 ओम प्रतिरम श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। तो पहला हम निकालेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। हाँ देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच, देख रहे हैं कि ए के जो ऊपर प्रतिरोध है 2 ओम का और बी के जो ऊपर प्रतिरोध है 2 ओम का, दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 2 + 2 = 4। इसको हम R1 मान रहे हैं। और ए और बी के नीचे जो 2 ओम प्रतिरोध हैं ए बी के, वो भी उसको हम तुल्य प्रतिरोध मान रहे हैं R2। तो 2 2 4 हो जाएगा। अब इस फिगर को हम नीचे बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो 4 ओम ऊपर हो गया, 4 ओम नीचे। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध को हम दिखाएंगे RAB 1/, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जब जुड़ते हैं प्रतिरोध तो उसको लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/4, अर्थात इसका हर बराबर है, तो 2/4 बराबर 1/2। अब RAB बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब पहला उत्तर निकल गया कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम। अब हम अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, आई का मान। तो आई का मान हम निकालेंगे, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। जो नीचे जो प्रतिरोध आया था तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में कितना, 2 ओम। अब हमको धारा निकालना है। धारा बराबर हो जाएगा आई बराबर V/R। भी कितना दिया है, 10 वोल्ट, और आर दिया है कितना, तुल्य प्रतिरोध 3 और 2, कितना हो जाएगा, 5, अर्थात हो जाएगा आई बराबर 2 एम्पियर। तीसरा ऑप्शन दिया है कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, उसको निकालेंगे। और बी के बीच विभवांतर हो जाएगा 2 और इंटू 2 ओम बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। और अगला पूछ रहा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर।
तो V बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6 वोल्ट। इस प्रकार हम चारों क्वेश्चन को यहाँ हल किए। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखें। कह रहा है कि किसी विलयन का pH मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी विलयन का pH मान 3 है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो pH की वैल्यू दिया है 3। अब हम सूत्र लगाएंगे कि pH बराबर -log10 बेस हाइड्रोजन आयन, ये फार्मूला होता है। अब मान रखें pH के स्थान पर 3 -log10 हाइड्रोजन आयन। अब हम क्या कर रहे हैं कि log10 हाइड्रोजन आयन को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो log10 हाइड्रोजन आयन बराबर -3 हो जाएगा। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि log10 अगर x है, x बराबर y है, तो हम अगर कहें कि 10 घाते y बराबर x, उसी प्रकार H आयन बराबर हो जाएगा 10 घाते -3। अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी? 10⁻³ और सांद्रता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर।